Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आज क्या पढ़ना था हम लोग को बताइए। लास्ट क्लास में तो मार्क ही हुआ था ना। Yes, Yes. sir. आज क्या पूछना है, क्या पढ़ना है बताओ। So methods of controlling inflation में qualitative measures का margin requirement समझना था। हेलो। Yes, sir. हम्म। हमको margin requirement पूछा था qualitative measures पे। मार्जिन रिक्वायरमेंट कोई बताएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ भी? एनीबॉडी? किसी को कुछ मालूम है मार्जिन रिक्वायरमेंट? किसी को नहीं पता? देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये एक क्वालिटेटिव मेथड है। क्वालिटेटिव मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का। क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका एक क्वालिटेटिव मेजर है। इसमें होता क्या है कि अगर आप एक बोरोवर हैं, आप अपने आप को बोरोवर मानिए एंड यू रिक्वायर सम मनी, ठीक है, यू रिक्वायर सम मनी, यू अप्रोच टू योर बैंकर, यू अप्रोच टू योर बैंकर, आप अपने बैंकर के पास गए, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने बैंकर के पास गए, यू रिक्वायर से ₹1,00,000, आपको लोन चाहिए था 1,00,000 रुपए का। आप अपने बैंकर के पास गए, बैंकर ने कहा कि हम आपको लोन देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको जितना लोन चाहिए, आपको जितना लोन चाहिए उससे आपको 50% ज्यादा आपको एसेट रखना पड़ेगा। कितना ज्यादा रखना पड़ेगा? 50%। यानी कि आपको कितना लोन चाहिए था? 1,00,000,
कितना लोन चाहिए था? 1 1 लाख। लाख 50% ज्यादा रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? 50% ज्यादा रखने का मतलब कि आपको रखना पड़ेगा कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख कितना रखना पड़ेगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1.5 लाख। 1.5 लाख का एसेट रखिएगा, तब जाके आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो मार्जिन का मतलब ये हुआ कि एसेट का वो पार्ट जिसको आपने बैंक के पास रखा और बैंक उस पार्ट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, उस पार्ट के ऊपर बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। मार्जिन। तो आपने मार्जिन कितना रखा? 50,000 रुपीज का जो एसेट आपने रखा जिसके ऊपर आपको लोन नहीं मिल रहा है, दैट इज योर मार्जिन। दैट इज योर मार्जिन। मार्जिन। ठीक है। अब हाँ, अब क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? कि अब आप फिर से मार्केट में आपने 1.5 लाख रुपए रख के 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब जब आप दोबारा से गए लोन लेने के लिए, अब आपको फिर से 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अगेन यू रिक्वायर्ड अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख। लेकिन अब बैंक क्या कह रहा है? अब बैंक कह रहा है कि आप जितना लोन लेंगे उसका डबल अमाउंट आपको रखना पड़ेगा एसेट के तौर पे। तो अब आपको एसेट के तौर पे कितना रखना पड़ेगा? 2 लाख रुपए रखना पड़ेगा। एसेट 2 लाख आपका, जो एसेट का वैल्यूएशन जो आप बैंक के पास देंगे, वो अब आप कितने का रखेंगे? 2 लाख का। यानी कि एसेट आपने एज सिक्योरिटी 2 लाख का रखा, लेकिन उसके बदले में आपको लोन सिर्फ मिल रहा है कितने का? 1 लाख का। 1 लाख। तो एसेट का वो हिस्सा जिसको आपने बैंक के पास रख तो दिया, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन। तो यहाँ पे वो पार्ट कितना हो गया? दैट पार्ट इज 1 लाख। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आपको अगर लोन 1 लाख का चाहिए तो आपको ज्यादा एसेट रखना पड़ेगा, ज्यादा एसेट रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे यस। ऐसे लोग होंगे जिनके पास उतना एसेट होगा नहीं। तो जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे बोरोवर की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। घटती जाएगी। लोन की संख्या कम होती जाएगी, लोन लेने वालों की संख्या कम होती जाएगी। यस और नो? यस। गेटिंग द पॉइंट? यस। यस। हाँ। अब क्या है कि अब अगर आरबीआई को लगता है कि नहीं, मार्केट में इजी मनी डालना चाहिए, मनी शुड फ्लो इजीली, तो मनी शुड फ्लो इजीली कैसे होगा? हाउ कैन मनी फ्लो इजीली? तो मनी कैन फ्लो इजीली, तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। अब बैंक कहेगा कि ठीक है, आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप 1 लाख का एसेट रखिए, 1 लाख का आप लोन ले जाइए। तो इसमें आप, पहले आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा था 1.5 लाख रुपए के बदले में, या 2 लाख के एसेट के बदले में, अब आपको वही लोन मिल रहा है केवल 1 लाख के एसेट में। तो योर कैपेसिटी टू बोरो इंक्रीजेस। तो आप ज्यादा बोरो करेंगे, ज्यादा बोरो करेंगे तो फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। और बताओ। सर मोरल सुसाइटी। मोरल सुएशन होता है बाबू, खुशी, इट इज मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन का मतलब क्या हो गया कि जो आरबीआई के जो 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 गवर्नर होते हैं, या जो उसका लोन देखने का जो डिवीजन होता है,
वो क्या करता है ना कि वो जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं और जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो हेड होते हैं, उन सारे हेड्स को ये कहता है कि भाई आप लोन जो दे रहे हैं वो लोन आप क्या करें, आप सोच समझ के दें, नैतिक आधार पे लोन दें। आप किसी को लोन यूं ही ना दे दें। अगर आपको लोन लगता है कि लोन डिसबर्स होना चाहिए तो लोन दें, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है प्रोजेक्ट का आप उतना ही लोन दें। ठीक है, तो आप सारी, मतलब कहने का मतलब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ड्यू डिलिजेंस। एक वर्ड होता है ड्यू डिलिजेंस। अब ये ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप लोन देने से पहले बकायदा किसको लोन दे रहे हैं, किस पार्टी को दे रहे हैं, किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, वो लोन आपको वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इन सारी चीजों के ऊपर आपको विचार करना पड़ता है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको विचार करना पड़ता है, और इसके बाद जब आप लोन देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करके लोन देना। तो आरबीआई यही कहती है कि हर बैंकर्स के हेड को कि भाई आप लोन दें, लेकिन बकायदा ड्यू डिलिजेंस करके लोन दें, जहां पे जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप लोन दें, अनावश्यक तौर पे लोन न बांटें। संजली इतने देर से क्यों आ रही है? हम्म। संजली तुम्हारा ना आईडी है, ना ना रोल नंबर है, कुछ भी नहीं है। यू नीड टू गेट इट करेक्टेड। ओके सर। Something else that you want to ask class? किसी को कुछ पूछना नहीं और लगता नहीं? हेलो। Yes, sir. यस सर। एवरीथिंग इज डन। तो डन होने के बाद भी जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम लोग के पास आंसर नहीं रहता, क्यों? हम्म। ये हंस का रहा है तुम? रोल Sir, नंबर सही बात 19 बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं ना ये? sir. Yes, sir. तो अगर सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट हो गया है तो क्या हम लोग क्लासेस को बंद कर दें फिर?
रिवीजन भी हो ही गया ऑलमोस्ट। क्लास सर एग्जाम होने का कोई नोटिस हो रहा है कैसा कि कब होगा? एग्जाम तो तुम लोग का स्टार्ट हुआ था ना, मतलब तुम यस सर, ये लेकिन इंटरनल्स की बात कर रहे हो? यस सर, इंटरनल्स की। तो एग्जाम तो शायद स्टार्ट हुआ था ना फर्स्ट फर्स्ट से। यस सर, हुआ था लेकिन लेकिन शायद कुछ टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू, यस सर। हाँ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है। चलो तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक या जो नेशनल इनकम को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं जिसपे लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें ग्रॉस वर्ड किस चीज को इंडिकेट करता है? द वर्ड ग्रॉस इज इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? उसमें सर डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्टेड नहीं है। उसमें डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्टेड नहीं है। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, क्यों? मतलब वो डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है, क्यों तुम लोग ये कह रहे हो कि वाई, मतलब उस वहां पे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्योंकि सर यहाँ पर ग्रॉस जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट्स को शो करता है। तो सर इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट्स को वो शो करता है और चेंज इन कैपिटल, चेंज इन स्टॉक को शो करता है। तो वहां पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होगा ना फिक्स एसेट्स पे जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो। गुड, यही यही मुझे जानना था कि वो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है that investment is on fixed assets, that investment is on fixed assets एसेट्स सर लॉन्ग and टर्म basically एसेट्स हाँ होते हैं वो। लॉन्ग टर्म एसेट्स, और जब वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसको आप रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे तो उसके वैल्यू में कमी आएगी, एंड वंस यू इन्वेस्ट अ पर्टिकुलर सम इन द लॉन्ग टर्म एसेट, इट्स वैल्यू गोज ऑन डिकेइंग, उसका वैल्यू Decreasing. कम होता जाएगा। हाँ उसका वैल्यू कम होता जाएगा। तो क्योंकि ये नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए ये ग्रॉस जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को शो करता है, एंड इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो। रोल नंबर शायद किसने जवाब दिया था? 14 ने जवाब दिया था, नहीं 20 ने जवाब दिया था। 20 का भी जवाब सही था, लेकिन ग्रॉस मतलब क्यों इंक्लूड होता है वो मैं जानना चाह रहा था। ठीक है। एक सवाल और बताओ, ये जो हम लोग जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो, या जब मतलब टोटल इकोनॉमी के डिमांड को हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग केवल ऑटोनोमस इन्वेंट करते हैं, इससे कोई स्पेशल लॉजिक है? यस सर, ऑटोनोमस
इन्वेस्टमेंट को वहां पर सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम वहां पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रखना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। और इसके पीछे लॉजिक ये भी है, क्योंकि वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा होता है और वो बहुत बार अपने इंटरेस्ट में होता है, खुद के इंटरेस्ट के लिए वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, उसमें नेशनल इंटरेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। दिव्य देव अभी दिव्या रोल नंबर 24, क्या करें इसको बताइए, जब मन कर रहा है लोग आ जा रहा है। रोल नंबर 24, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो रोल नंबर 24, इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी। यस सर, यस सर। क्या क्लास कितने बजे से है? नो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। अच्छा, आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलिए, ठीक है। राइट, तो हेलो, यस सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, या बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ना, वो डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, और यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का यूज होता है। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या हुआ फिर? तो ये इसको तुम अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कह रही है बिजनेस इकोनॉमिक्स को? क्योंकि सर वहां पर थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स वहां पे अप्लाई होता होगा। अच्छा, कहाँ पर अप्लाई होता होगा, किस लिए अप्लाई होता होगा बाबू? अप्लाइड नाम सुन के गेस कर दी ना खुशी, अप्लाइड का मतलब अप्लाई होता होगा, इजंट इट? सर नहीं पता। नहीं, ठीक है, यू आर राइट खुशी, यू आर राइट। हैव बिलीव एंड, हाँ, है क्या कि व्हाट शी सेज कि अप्लाइड इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? मेकिंग यूज ऑफ इकोनॉमिक थियोरी एंड प्रिंसिपल्स एंड लॉज। ठीक है, तो आप जब इकोनॉमिक्स के लॉज, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को यूज करके बिजनेस में डिसीजन मेकिंग तक पहुंचेंगे, तो उसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं या अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। बिकॉज मतलब business economics is not only about studying the theory or the principles, but it is also concerned with applying those theories or using those theories in arriving at some important। सर आप म्यूट हो गए।
हेलो। यस सर। हम्म। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, because we make use of the theories and principles of economics for arriving at some important business decisions. Clear? यस सर। हम्म। और बताओ कुछ। सर हु इज मोनोपोलिस्ट? क्या? सर मोनोपोलिस्ट कौन होता है? मोनोपोलिस्ट कौन होता है? जो मोनोपोली बिजनेस का ओनर होता है उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं। जो मोनोपोली बिजनेस का ओनर होता है उसको मोनोपोलिस्ट कहते हैं। तो सर मोनोपोली मार्केट में फर्म प्राइस टेकर होता है या प्राइस मेकर होता है? प्राइस मेकर होता है। ओके सर। प्राइस मेकर होता है। क्यों? तुमको डाउट क्यों है इतना? वो चूंकि सिंगल सेलर है ना, जब यस सर। वो सिंगल सेलर है तो बीइंग अ सिंगल सेलर उसके पास प्राइस बनाने का तो अधिकार है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहा, कैसा प्रोडक्ट यूज कर रहा। तो इसलिए वो प्राइस मेकर भी है, और जब उसने प्राइस बना दिया तो वो प्राइस को एक्सेप्ट भी करेगा। प्राइस मेकर भी है, प्राइस टेकर भी है, दोनों है वो। तो सर ऑप्शन में आएगा तो मोनोपोली दिस टाइप ऑफ मार्केट, तो प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों में टिक लगाएंगे। नहीं, उसको हम लोग प्राइस मेकर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके सर। मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर। मेकर। और प्राइस टेकर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइस टेकर होने के लिए कोई दूसरा होना तो चाहिए ना। सपोज करो कि तुम्हारा एक मोनोपोली बिजनेस है, तुम्हारा सर। एक मोनोपोली बिजनेस है, तो तुम अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करोगी और तुम ही उस प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेप्ट भी करोगी ना। तो यस इसलिए सर। पहले चूंकि तुमने प्राइस फिक्स किया इसलिए तुम प्राइस मेकर हो गई, और मैंने प्राइस मतलब वो तुमने प्राइस एक्सेप्ट भी किया इसलिए तुम प्राइस टेकर हो गई। लेकिन पहले तुमने चूंकि प्राइस को फिक्स किया इसलिए तुम प्राइस मेकर कहलाती हो। इसीलिए सर हम यहाँ पर लाइन पढ़े थे कि फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो इसलिए हम कंफ्यूज होंगे कि मोनोपोली तो प्राइस मेकर होती है ना, तो फिर प्राइस टेकर क्यों लिखा हुआ है इसलिए। तो ये तुम किस में पढ़ रही हो, मोनोपोली में या फिर मोनोपोलिस्टिक में? तो सर मोनोपोली। पढ़ो, एक बार दोबारा से पढ़ो तो क्या लाइन है? सर वो मेरे नोट्स में वो मैंने खुद से लिखा था। नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा, गलत गलत लिखी है आप। ओके सर। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एनालिसिस पे बेस्ट होता है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एनालिसिस पे ही बेस्ड होता है, अप्लाइंग। और इकोनॉमिक एनालिसिस आप कैसे करेंगी जब तक आप इकोनॉमिक के थ्योरी और प्रिंसिपल्स को यूज नहीं करेंगी? यस सर, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी। यस। समथिंग एल्स? सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का बोला बता दीजिए सर।
ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हुआ। ये वाला जो एरिया है यस सर। ये डिस सेविंग्स को इंडिकेट करेगा। डिस सेविंग्स यानी कि इनकम जो होगा वो लेस देन कंजम्पशन होगा, या जीरो इनकम भी हो सकता है, जीरो इनकम भी हो सकता है। ये यहाँ पे हम लोग इनकम जीरो भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप सेविंग्स का वैल्यू जीरो देख रहे हैं। सेविंग्स का वैल्यू जब जीरो होगा इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू सी, मतलब जितना इनकम हुआ पूरा का पूरा इनकम कंज्यूम कर लिया गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट s इज इक्वल टू आई है। ये s इज इक्वल टू आई, तो s इज इक्वल टू आई का मतलब सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का केस है। यही पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे होगी, मतलब जितना सेविंग्स हुआ पूरा का पूरा सेविंग्स इन्वेस्ट कर दिया गया। इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। ओके सर। यही है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच में इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। और कुछ पूछना है कुछ? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हुआ चार्जिंग different prices from different customers under different market for the same product, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिफरेंट मार्केट कहाँ से आएगा? ये डिफरेंट मार्केट कैसे आएगा? तो ये जो डिफरेंट मार्केट आता है इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ elasticity of demand, on the basis of elasticity of demand। elasticity of demand के आधार पे इसको क्लासिफाई किया जाता है, बांटा जाता है on the basis of elasticity of demand। अब ये elasticity of demand के आधार पे जो मार्केट को डिवाइड किया जाता है वो दो हिस्सों में, एक जहां पे ED जो होता है वो लेस देन 1 होगा, और दूसरा जहां पे ED ग्रेटर देन 1 होगा। ED लेस देन 1 और ED ग्रेटर देन 1। अब ये कॉमन सेंस यूज करना है कि जहां पे ED लेस देन 1 है यानी कि डिमांड इनइलास्टिक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट के साथ समझौता करने का कोई स्कोप नहीं है। कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस विथ द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए आप इस मार्केट में थोड़ा हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, हाई प्राइस आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर आप कंज्यूमर से ऊंचा प्राइस चार्ज करेंगे तो कंज्यूमर आपके डिमांड के साथ एडजस्टमेंट्स करने को तैयार है, इसलिए वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के जा भी सकता है। ठीक है, तो जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट को छोड़ के जाएगा, आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करते हैं कि भाई आपका कस्टमर आपके पास बना रहे, तो जो ज्यादा देने को तैयार है आप उससे ज्यादा ले लेते हैं, जो कम देने को तैयार है आप उससे कम भी ले लेते हैं। तो जहाँ पे इलास्टिक डिमांड है वहां पे आप कम लेंगे, जहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है वहां पे आप ज्यादा चार्ज करेंगे। और इसका इफेक्ट ये होगा, ये आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि भाई आप मार्केट में अपना शेयर आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, कोई आपसे डिससेटिस्फाइड कस्टमर नहीं रहेगा आप इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के सहारे। क्लियर है? यस सर। यस सर। सर एक ही प्रोडक्ट का और डिफरेंट रेट रहेगा तो सर कहीं कहीं प्रीमियम चार्ज लेता है सब एक ही गुड्स का, तो वही हुआ सर प्राइस डिफरेंशिएशन। हाँ वही हुआ, बिल्कुल वही हुआ। एयरपोर्ट पे ज्यादा कॉस्टली होता है उसी सेम प्रोडक्ट का, और एज ए नॉर्मल शॉप बिल्कुल, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे कंज्यूमर का खरीदना वो मजबूरी होती है, वो लोग अफोर्ड कर सकता है, इसलिए वहां पे उसके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो अ, आप कह सकते हैं कि इनइलास्टिक होता है। यस सर यस सर। कुछ और पूछना है तो बताओ, फटाफट बोलो। Sir, question is why AR is equal to MR is equal to P under pocket competition? ये आपने मतलब लिखवाया था बट भूल गई। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो फर्म होता है वो मतलब प्राइस टेकर होता है, और प्राइस टेकर होने की वजह से उसके हर फर्म प्राइस टेकर है। फर्म को इस बात का अधिकार नहीं होता कि वो अपने प्राइस को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस टेकर कहते हैं। हाँ, Yes. प्राइस टेकर कहते हैं, और प्राइस यूनिफॉर्म रहता है पूरे मार्केट में, इसलिए प्राइस यूनिफॉर्मिटी की वजह से, क्योंकि प्राइस कभी चेंज करता ही नहीं है, आप क्वांटिटी बेचें या कुछ भी क्वांटिटी बेचें, इसलिए प्राइस चूंकि यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए इसको हम लोग ये पाते हैं कि AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस होता है। सर आपने ये भी लिखवाया था कि प्राइस इज ऑलरेडी गिवन, तो नो प्राइस नीड। प्राइस इज ऑलरेडी गिवन, प्राइस तो गिवन होता ही है। यस सर, एंड फर्म हैज नो डिटर्मिनेशन इन द रोल ऑफ प्राइस। ये भी सही। प्राइस को फिक्स करने का कोई अधिकार ही नहीं रहता उसके पास। यस सर, ओके सर, गॉट इट। और बताओ।
एक्सक्यूज मी सर, सर अगर कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल अप्रोच में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो होता ही है, उसमें भी होता है, लेकिन उसके लिए मतलब वो वन कमोडिटी केस होता है और टू कमोडिटी केस होता है। इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है। सपोज करो कि ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है और जहां पे ये कर्व ये इतना प्राइस पे करता है, तो ये जो जहां पे प्राइस पे करता है ये वाला जो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस पेड बाय द फर्म, तो वहां पे एक फर्म का एक इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम बनेगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बनेगा। ये तुम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए डोंट वरी, इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं है इसको। तो यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी एंड कार्डिनल अप्रोच सेम है या फिर डिफरेंट है सर? कार्डिनल यूटिलिटी नहीं होता है। कार्डिनल मतलब यूटिलिटी, जब हम लोग ये कहते हैं कि कार्डिनल या यूटिलिटी इज कार्डिनल, हम लोग कहते हैं यूटिलिटी इज कार्डिनल का मतलब ये हो गया कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। तो व्हेन यू से दैट यूटिलिटी इज कार्डिनल, वो कार्डिनल अप्रोच ही हुआ। ये दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके सर। Something else? चलो ठीक है। ठीक है क्लास, we shall wind up now. यस सर।